नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं डॉक्टर एम वी गोयल, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धौलका। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, शब्द शक्ति का टॉपिक मैंने शुरू किया है। आगे मैंने शब्द शक्ति का स्वरूप, शब्द शक्ति का महत्व और आपके कोर्स में जो 3 शब्द शक्तियां हैं, उन 3 शब्द शक्तियों में से पहली शब्द शक्ति अभी का शब्द शक्ति पर मैंने चर्चा कर ली है। अब मैं आगे लक्षण शब्द शक्ति पर चर्चा करने जा रहा हूं, और उससे पहले मुझे आप लोगों से थोड़ी बात ये करनी है कि जो शब्द शक्ति होती है मूल रूप में उसका थोड़ा सा हम पुनरावर्तन कर लें, क्योंकि शब्द शक्ति को लेकर आपके मन में कुछ बातें होगी। मैंने आगे बहुत सारी ऐसी बातें कही है कि शब्द का महत्व कितना होता है, हम क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, ये सारी बातें बहुत मायने रखती है। क्योंकि एक बार जीवा से शब्द निकल जाता है फिर वापस नहीं आता है, और आप सब ये जानते हैं कि एक बार निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, तो हमें कितना मोल कर तोल कर शब्द को बोलना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि शब्द की एक शक्ति होती है, और उसी की बात मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ी सी बात पिछले लेक्चर की भी कर देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। मित्रों, सीधी सी बात है कि शब्द कोई भी हो, उसका अर्थ अगर हमारे समझ में आ जाता है तो हम पूरे वाक्य को समझ लेते हैं। अतः शब्द बहुत जरूरी है उसके अर्थ के साथ, कि शब्द के अर्थ का बोध जो कराती है वह शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। यानी हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, और शब्दों का अर्थ जिस माध्यम से होता है उस शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। सीधी सी बात है कि आप पंकज नाम सुनते हैं तो पंकज के बहुत सारे पर्याय होते हैं। पंकज का एक अर्थ होता है कमल का फूल, यानी प्राकृतिकता में हम लेते हैं कि कमल के फूल को भी हम पंकज कहते हैं, क्योंकि उसका अर्थ है कि पंख प्लस जल, कीचड़ में खिलने वाला। तो हम तुरंत उसका अर्थ पकड़ लेते हैं। यानी शब्द के अर्थ को जिस माध्यम के द्वारा ग्रहण किया जाता है वह माध्यम ही शब्द शक्ति है। वो मैंने आगे आपको बताया था। थोड़ी सी बात मैं इसलिए यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए कि शब्द का अर्थ जिसके माध्यम से ग्रहण होता है वह होती है शब्द शक्ति। मैंने अभिधा में आपको बताया था कि अभिधा शब्द शक्ति में जो मुख्य अर्थ होता है उसी को पकड़ में लिया जाता है। जैसे पानी शब्द है तो पानी मिलेगा, मैंने एक उदाहरण दिया था। तो वो क्या है कि पानी मिलेगा का अर्थ है कि पीने के लिए पानी हम कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम के द्वारा ग्रहण किया जाता है वह माध्यम ही शब्द शक्ति है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपके सामने वह शब्द आता है तुरंत आप उसके अर्थ को कैसे पकड़ लेते हैं मित्रों, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। कई बार अर्थ का अनर्थ होते हुए हमने देखा है। तो ये क्यों? सीधी सी बात है कि उस शब्द के अर्थ को हम नहीं जान सकते हैं, हम नहीं पहचान सकते हैं। अतः ये होता है कि कई बार हम शब्द के गलत अर्थ को पकड़कर समझने की कोशिश करते हैं, और वहाँ अर्थ का अनर्थ होते हुए भी हमने देखा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपके सामने एक सुंदर आइसक्रीम का दृश्य है कि आइसक्रीम या केक का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। जैसे ही मैंने आइसक्रीम बोला तो आपके सामने कोई एक चित्र आया, मैंने यहाँ रख दिया है कि बहुत खूबसूरत रूप में आइसक्रीम को मैंने यहाँ रखा है। जैसे आप देखते हैं तुरंत आपको वो खाने की इच्छा हो जाती है।
क्यों? मैंने सिर्फ नाम बोला था, आइसक्रीम और केक, तुरंत पानी भर आना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये चीजें पसंद है खाने में, और इसीलिए हम तुरंत उसके अर्थ को पकड़ लेते हैं मित्रों। यहाँ पर मैं वही बताना चाहता हूँ मित्रों कि हम मुख्य अर्थ को जब पकड़ते हैं तो हमारे समझ में वो शब्द तुरंत आ जाता है। कि जैसे मैंने आइसक्रीम शब्द बोला और केक बोल रहा हूँ तो तुरंत आपके सामने वो एक खाद्य पदार्थ आ जाता है। देखिए, आप आइसक्रीम के उस दृश्य को देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आता है। ऐसे ही एक केक का दृश्य देखिए, कितनी मधुर स्वादिष्ट केक होगी। देखते ही आपके मुंह में अगर पानी आता है। तो मैंने जैसे ही केक शब्द आपके सामने रखा, तुरंत आप लोगों को वह एक दृश्य दिखाई दिया होगा केक का। यहाँ पर मैंने वो तस्वीर रखी है जिसके माध्यम से आप इसे पकड़ सकते हैं। एक खूबसूरत लचीली सी खाने की एक चीज, व्यंजन के हम देखते हैं तो भी हमारे मुंह में पानी आता है। और ये केक ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। और मैंने यहाँ पर जो केक रखा है वो एक चॉकलेट क्रीम के साथ है। तो आप या छोटे बच्चे कोई भी हो तो इसको खाने के लिए लालच में आ जाता है, लालायित हो जाता है। तो ये क्यों बताने का मेरा इसके पीछे प्रयोजन है, प्रयोजन मात्र इतना कि जैसे ही मैंने इन शब्दों को आपके सामने रखा, तुरंत आपके मुंह में पानी आया, आपको पता चल गया कोई खाने की चीज। वही बात है कि शब्द के अर्थ को जब पकड़ा जाता है तो हमें उस शब्द की शक्ति पता चल जाती है। तो भावबोध, तुरंत अर्थ को पकड़ने की कोशिश करना। ऐसा ही यहाँ पर है कि सिंह का नाम सुनते ही मन में डर का संचार हो जाता है। सिंह कैसे खूंखार लग रहा है ये जानवर, क्योंकि सिंह को हम देखते हैं और हमारे मन में एक भय, डर का वातावरण आता है। कारण है कि सिंह एक हिंसक प्राणी है और यह एक ऐसा प्राणी है कि वह कभी भी किसी पर भी आक्रमण कर सकता है। तो सिंह के पास आप नहीं जा सकते। अगर आप जाने का प्रयास करते तो आपके मन में एक डर होता है। तो ये दो मैंने उदाहरण दिए, एक खाने की चीज का और एक पशु प्राणी का उदाहरण दिया कि दोनों में आप भाव पकड़ लेते हैं शब्दों का तो तुरंत आपकी समझ में आता है कि शब्द की शक्ति क्या है। जैसे आइसक्रीम और केक का नाम सुना, आपको खाने की इच्छा हो गई, एक लालच हो गई, पर जैसे आप सिंह का नाम सुनते हैं तो मन में एक डर आता है कि अरे, अगर ये चीज, ये प्राणी हमारे सामने आ गए तो हमें भागना पड़ता है, क्योंकि हम इससे डरते हैं। तो ये भय होता है। तो वो भय हम उस सिंह के शब्द में देखते, इसलिए हमारे जहन में तुरंत अर्थ ग्रहण हो जाता है उस शब्द का। तो ऐसे शब्द के अर्थ को पकड़ने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। और उसी प्रकार साहित्य में एक काव्य में कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है। अतः काव्य में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि साहित्य में शब्द शक्ति किस तरह से आती है। तो ये वही बात है कि हम लोग इसको कवि अपने भावों को और अभिव्यक्ति को भाषा के माध्यम से देखता है। तो यही बात यहाँ पर मुझे करनी थी मित्रों। और इस प्रकार शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है। और हमने 3 शब्द पकड़े थे, वाचक, लक्षक, व्यंजक। और मुझे आपको यही बताना है आगे की लक्षणा शब्द शक्ति में, क्योंकि पहली अभिधा शब्द शक्ति की चर्चा मैंने कर ली है। तो ये थोड़ा सा पुनरावर्तन करना था ताकि आप लोगों को आगे लक्षणा शब्द शक्ति में कोई समझने में न ऐसी कोई बात न हो। और वाचक शब्द से अभिधा, लक्षक से लक्षणा और व्यंजक से व्यंग्य यानी व्यंजना शब्द शक्ति है। तो आगे 2 शब्द शक्ति की हम चर्चा जल्द कर रहे हैं। तो आइए हम आगे के नए एक वीडियो में आपसे लक्षणा शब्द शक्ति की चर्चा में मिलते हैं। मैं फिर से बात दोहराता हूँ क्योंकि वीडियो स्टॉप हो गया था। आपको कहीं पर कुछ ऐसा हल्का सा लगेगा तो फिर से मैं बोल रहा हूँ,
लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा में कि जब शब्दों का वाचक रूप में प्रयोग न करके उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का प्रयोग किया जाए वहां लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। अर्थात मुख्य अर्थ का बोध कराने के बाद उससे संबंधित किसी अन्य अभिप्रेत अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या? शब्दों का वाचक रूप में प्रयोग न करके उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का प्रयोग किया जाए, यानी हमें शब्दों के अंदर छिपे लक्षण को पकड़कर उस शब्द के अर्थ को प्राप्त करना है। इसलिए दूसरी बात में आया कि मुख्य अर्थ का बोध कराने के बाद उससे संबंधित किसी अन्य अभिप्रेत अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कुछ उदाहरण से आपको मैं ये बात स्पष्ट कर दूंगा। इसमें 4 बातें मुख्य होती है। पहली है मुख्य अर्थ का असंगत लगना, दूसरी है मुख्य अर्थ से भिन्न किसी अन्य संबंधित अर्थ का प्रकट होना, और तीसरी बात है अन्य संबंधित अर्थ का मुख्य अर्थ से जुड़ा रहना, और चौथी है भिन्न अर्थ की प्रतीति में किसी रूढ़ि या प्रयोजन का होना। ये सारी बातें आपको एक उदाहरण से प्राप्त हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। वो है राम भीम है। इस वाक्य में भीम का अर्थ प्रसिद्ध पांडव भीम हम निकाल नहीं सकते। प्रश्नार्थ है, देखिए राम भीम है यानी राम प्रभु श्री राम क्या भीम है? तो तुरंत हमारे सामने आएगा कि ना, राम तो राम ही है और भीम भीम है, और दोनों का भाग अलग है। राम अलग अवतार के रूप में और भीम पांडु पुत्र है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? इसलिए अर्थ का हम विस्तार करें तो यहाँ प्राप्त होगा अर्थ कि भीम का अर्थ प्रसिद्ध पांडव भीम नहीं हो सकता। अर्थ की बाधा सामने है। यहाँ पर भीम का अर्थ होगा शक्ति। यहाँ राम को भीम कहना रूढ़ि नहीं पर प्रयोजन यानी कारण है। अर्थात हम कहेंगे कि राम में भी भीम जैसी शक्ति है, ऐसा हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। भीम का अर्थ क्यों हम शक्ति लेते हैं? क्योंकि भीम को हम जानते हैं, उसके वर्णन को हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि भीम तो बहुत बलवान था, बहुत बलशाली था, 100 गज का बल था उसमें, इतना बल था। और इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्नार्थक के रूप में राम को भी उसके साथ हम प्रस्तुत कर रहे और राम को भी हम बहुत ही बलशाली बताना चाहते हैं। इसीलिए हम लिखते थे राम भीम है, और उस अर्थ में यहाँ पर ये बात प्रस्तुत होगी। यानी हमने यहाँ क्या लिया? भीम के लक्षण को किसके साथ जोड़ने के लिए? राम के साथ जोड़ने के लिए। मित्रों, राम मात्र प्रभु श्री राम नहीं, आप राम व्यक्ति विशेष के रूप में भी ले सकते हो। राम कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसमें भीम जैसी ताकत हो सकती है, यानी अर्थ आप कोई भी पकड़ सकते हैं। तो आपके सामने एक स्पष्टता हो रही है कि लक्षण को लेकर हमें शब्द की शक्ति को समझना है। तो भीम शक्ति के रूप में यहाँ शब्द आता है, यानी भीम के लक्षण के आधार पर ये ग्रहण किया गया अर्थ है। इस प्रकार रूढ़ि और प्रयोजन की दृष्टि से लक्षणा के 2 भेद माने गए, अ रूढ़ि लक्षणा, ब प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा क्या है? जहाँ लक्षक शब्दों का प्रयोग परंपरा अथवा रूढ़ि के आधार पर किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। यथा आपके सामने एक उदाहरण है तेल शब्द का। तेल शब्द कैसे बना? तो पहले के जमाने में तिल जो आज भी मिलता है,
जो एक खाने का भाग, जिसे काले तिल और सफेद तिल के नाम से भी हम देखते हैं। तो तिल मात्र एक ऐसा पदार्थ था कि उसमें उसको पीलने से उसमें से एक प्रवाही निकलता था, यानी तरल पदार्थ निकलता था, जिसे उस समय के लोग तिल से निकला है तो एक नाम देकर बुलाते थे, तिल। और वह शब्द आज बहुत सारी जगह पर प्रयोग में आ रहा है, पर उसका अर्थ मुख्य क्या था? तिल से निकला हुआ तरल पदार्थ जिसे हम तेल कहते थे, अब यह अन्य चीजों से प्राप्त तरल पदार्थ के लिए भी प्रयुक्त होने लगा है। क्योंकि आज तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तेल मार्केट में उपलब्ध है। आप सब जानते हैं कि सिंग तेल जो सिंग से निकलता है, जो हमारे गुजरात में विशेष रूप से प्रयोग में आ रहा है, जो मूंगफली होती है, तो जो फली है मूंगफली, उसमें से जो निकलती है सिंग, उसके आधार पर वो सिंग तेल जिसे हम कहते हैं। और गुजराती में कहते हैं खारी सिंग, यानी नमक वाली सिंग। तो यहाँ पर हम कहते हैं सिंग तेल, तो उसमें से निकला इसलिए सिंग तेल नाम है। इसी प्रकार आप कॉर्न ऑयल भी आता है, कॉर्न यानी क्या? मक्का, आप जिसे चबा चबा कर खाते हैं, तो उसमें से भी तेल निकलने लगा है, उसे हम मक्के का तेल कहते हैं। सरसों का तेल तो बहुत प्रसिद्ध है, जो सरसों होता है उसके बीज में से भी तेल निकलता है, जो बहुत गुणकारी भी है। और उसी तरह से आपको आज आगे बताऊं तो आज तो राइस ब्रांड तेल भी निकलने लगे, यानी चावल के दाने में से भी तेल निकालने की टेक्निक अब समाज में आ गई। आप मित्रों कल्पना नहीं करेंगे ऐसी ऐसी टेक्निक क्या है। अब कपासिया तेल आ रहा है, वो क्या है? एक समय में गांव में जो किसान लोग होते थे, जो गांव के लोग होते थे, अपने पशुओं को वो जो कपास होता था उस में से निकलने वाले बीज को वो पशुओं को खिला देते थे। लेकिन अब जो बीज निकलते हैं कपास में से, उसमें से भी तेल निकलने लगा है, उससे कपासिया तेल कहा जाता है। और वो तेल खाने के लिए भी आज कई लोग उपयोग में लेते हैं। तो ये चीज क्या है कि हर जगह तेल शब्द आया, पर तेल शब्द कहाँ से निकला था? तिल से प्राप्त तरल पदार्थ। लेकिन आज हम हर जगह उसका उपयोग करने लगे, क्योंकि हर जगह हम प्रवाही के रूप में उसे देख रहे हैं। फिर वो सिंग तेल हो, चावल के दाने से निकला हुआ तेल हो, कपास के दाने बीज से निकला हुआ तेल हो, या सरसों के बीज से निकला हुआ तेल हो, कोई भी तेल हो, पर है अलग अलग बीज, लेकिन पीछे जो शब्द है वो रूढ़ हुआ शब्द है, और वो उस लक्षण के आधार पर पकड़ में लिया गया है कि तिल में से निकला हुआ शब्द था तिल। तो आपकी समझ में आ गया मित्रों कि रूढ़ि लक्षण यानी क्या? यानी रूढ़ पर लक्षण के आधार पर प्राप्त किया गया शब्द होता है रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। इसी प्रकार एक शब्द आपके सामने बम्बई फैशनेबल है, तो इसमें भी विशेष अर्थ निकलता है, क्योंकि बम्बई फैशनेबल का अर्थ यानी बम्बई नगरी नहीं, पर मुंबई में रहने वाले लोग, जिसे हम मुंबई वासी कहते हैं, वो लोग फैशनेबल है। यानी आप जानते हैं कि मुंबई मेट्रो सिटी है और वहाँ फिल्म सिटी भी है, तो वहाँ के लोग ज्यादा फैशनेबल में ही रहेंगे, और इसीलिए एक शब्द आया मुंबई फैशनेबल है। पर हम अर्थ क्या निकालेंगे? अर्थ हम निकालेंगे तो मुंबई वासी, मुंबई घर, मुंबई में रहने वाले लोग फैशनेबल है। तो आपको ये समझ में आ गई रूढ़ि लक्षणा क्या है। तो यहाँ पर है एक प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ लाक्षणिक शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ की प्राप्ति के प्रयोजन से किया जाए, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। देखिए यहाँ एक पंक्ति है, चल चरणों का व्याकुल पनघट। अब इसका हम अर्थ समझ लेंगे। यहाँ पनघट व्याकुल। नमस्कार, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, अतः हम फिर से प्रयोजनवती लक्षणा को सुनेंगे। दोबारा आपके सामने
फिर से मैं बोल रहा हूँ, आगे के बाद में इसे सुन लिया है, कोई बात नहीं, आप रिवीजन के अर्थ में भी इसे ले लीजिए मित्रों, क्योंकि हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं। इसी तरह से क्लास में होते तो रिवीजन का मेथड अलग रूप में होता, यहाँ पर अभी फिलहाल इस अर्थ में ले लीजिए। तो प्रयोजनवती लक्षणा क्या है? जहाँ लाक्षणिक शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ की प्राप्ति के प्रयोजन से किया जाए, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे चल चरणों का व्याकुल पनघट, यहाँ पनघट व्याकुल नहीं है, पनघट व्याकुल कभी नहीं होता है। कौन है व्याकुल? गोपियां व्याकुल है। इसी प्रकार चल यानी चरण, चरण चंचल नहीं हो सकते, उसका काम तो दौड़ने का है ही, पर कौन चंचल है? गोपियां है। तथा पनघट चरणों का नहीं होता ना, चंचल गोपियों का होता है, क्योंकि पनिहारी पानी भरने के लिए जाती है। तो वही बात यहाँ है कि चल चरणों का व्याकुल पनघट, यहाँ यदि वाच्यार्थ लिया जाए यानी पढ़कर इसका अर्थ हम लगा ले तो लक्ष्यार्थ होगा चंचल और व्याकुल गोप बालाओं का पनघट। गोपियां व्याकुल है पनघट पर जाने के लिए और इसलिए उसके चरण दौड़ रहे हैं। तो कवि की आप ताकत देखिए, कितनी अच्छी पंक्ति बना ली, चल चरणों का व्याकुल पनघट, कितनी सारी बातें बता दी कि व्याकुल जो गोपियां है पनघट पर जाने के लिए, खींच लिए कृष्ण के मिलने की चाह। उनको शायद मालूम है कि हम जब जाएंगे पनघट पर यानी पानी भरने के लिए तालाब के सरोवर की ओर जाएंगे तो वहाँ कृष्ण शायद मिल भी जाएगा, और इसीलिए गोपियां दौड़ रही है उस पनघट के लिए, और पनघट पर जाने के लिए वो खुद व्याकुल है, पनघट व्याकुल नहीं है, और दौड़ रही है। तो चंचल चरण नहीं हो, पर चंचलता किसमें है? गोपियों के मन में, चरण दौड़ रहे। इसलिए कवि यहाँ ये भी दिखाना है कि दौड़ते हुए चरण को चंचल चल चरणों का व्याकुल पनघट अर्थ में दिया। मित्रों, आप ये समझ गए होंगे, और ये है प्रयोजनवती लक्षण। आगे मित्रों, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के संबंध के आधार पर रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा के गौणी और शुद्धा के दो भेद मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ। नमस्कार, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ शब्द शक्ति के एक भाग को लेकर। हमने आगे चर्चा कर ली अभिधा शब्द शक्ति, उसके भेदों की। उसके बाद हमने चर्चा की लक्षणा शब्द शक्ति, उसमें भी उसके भेद पर हमने चर्चा की थी। और अब हम आगे के पॉइंट पर जा रहे हैं। आगे का पॉइंट है वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के संबंध के आधार पर रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा के गौणी और शुद्धा के जो दो भेद है उस पर हम चर्चा करें। मैंने आगे बताया था मित्रों कि प्रयोजनवती लक्षणा में किन किन आधारों को लेकर बात की जाती है। वहां पर हम उदाहरण भी देखा था, चल चरणों का चंचल पनघट। यहाँ पर रूढ़ि गुणा की मैं बात करने जा रहा हूं, जहां सदृश्य के आधार पर समान गुण अथवा धर्म से लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहां गौणी लक्षणा होती है। और जब यह अर्थ रूढ़ा से निकलता है तब गौणी रूढ़ि लक्षणा होती है। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, सुरेश तो हवा हो गया। सुरेश नामक व्यक्ति की लेकर ये वाक्य बनाया गया है।
मित्रों, आप सब जानते हैं कि हवा का गुण तेज चलना है, दौड़ना है। यहाँ सुरेश यानी कि हवा की तरह गायब हो गया, यह अर्थ ध्वनित होगा। इस तरह गौणी रूढ़ि लक्षणा यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ पर गुण को पकड़कर बात की गई है। सुरेश का गुण जो है, सुरेश के जो विशेषता है कि हवा की तरह उसका भाग जाना या गायब हो जाना का अर्थ ये होता है सुरेश तो हवा हो गया, पर हम सुरेश को हवा के रूप में तब्दील हो गया ऐसा नहीं मानेंगे। हम तुरंत धारणा कर लेंगे कि सुरेश अचानक गायब हो गया। तो ये अर्थ ध्वनित होता है, इसलिए यहाँ पर रूढ़ा गौणी लक्षणा होती है। उसके बाद जो आती है रूढ़ा शुद्धा, जहाँ गुण अथवा धर्म के अलावा किसी अन्य कारण से यथा आश्रय, आश्रयी संबंध से लक्ष्यार्थ का रूढ़ अर्थ प्रतीत हो, वहाँ शुद्ध रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे कहे तो उदाहरण के रूप में एक सवारी और, तो यहाँ सवार और सवारी में आश्रयी संबंध होने के कारण शुद्ध लक्षणा होगी। मुख्य रूप में हम ये वाक्य प्रयोग ज्यादातर रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप अड्डे पर देखते हैं, क्योंकि जो सवारी वाले होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं जोर जोर से, एक और सवारी, एक और सवारी। तो ये क्या होता है कि सवार खुद सवारी लेने के लिए आवाज दे रहा है, यानी सवार खुद आश्रय है और एक सवार यानी एक मुसाफिर बैठाने की उसके जो गाड़ी या घोड़ा गाड़ी है या ऑटो गाड़ी है उसमें जगह है, तो वह एक मुसाफिर को सवारी के रूप में लेने के लिए वो चिल्ला रहा है, तो वह होता है आश्रयी। यथार्थ आश्रय और आश्रयी का संबंध होने का कारण वहां शुद्ध रूढ़ा लक्षणा होगी। रूढ़ अर्थ में ही ये प्रयोग होता है मित्रों, आपने अनेकों बार इस शब्द का प्रयोग देखा होगा। तो ये बात यहाँ पर आती है कि जहाँ आश्रय आश्रय संबंध से लक्ष्यार्थ का रूढ़ अर्थ प्रतीत हो, वहां शुद्ध रूढ़ि लक्षणा होती है। आपके समझ में आया होगा ये कि रूढ़ है और शुद्ध है और वह लक्षण के आधार पर जाता है, इसलिए वहां पर रूढ़ा शुद्ध लक्षणा होती है। आगे हम देखते हैं तो प्रयोजनवती गौणी होती है। यहाँ पर उसकी परिभाषा में हम देखेंगे तो जहाँ गुण अथवा धर्म के आधार पर किसी प्रयोजनवश लक्ष्यार्थ का बोध ग्रहण किया जाए, वहां प्रयोजनवती गौणी लक्षणा हो। यदि कहा जाए कि देवदत्त गौ है, तो यहाँ गाय के सीधेपन, सरलता आदि गुणों के प्रयोजन से देवदत्त को सीधा सरल कहा गया है, अतः यहाँ प्रयोजनवती गौणी लक्षणा है। सीधी सी बात, देवदत्त गौ है, देवदत्त व्यक्ति विशेष नाम है, उसके गुण को लेकर बात की गई कि देवदत्त कैसा इंसान है, कैसा व्यक्ति है, तो गौ जैसा। गौ क्यों? क्योंकि गाय को हम सरल सीधेपन के गुणों से पहचानते और देवदत्त भी सीधा सरल ही है, तो हमने वहां पर एक अर्थ गाय के गुण के अर्थ को लेकर देवदत्त के स्वभाव की बात को पकड़ा है। तो आप देखते कि देवदत्त गौ है, तो यहाँ गाय के सीधेपन, सरलता आदि गुणों के प्रयोजन से देवदत्त के सीधा सरल जो गुण है उसकी बात करते हैं। अर्थात गुण अथवा धर्म के आधार पर किसी प्रयोजनवश लक्ष्यार्थ का बोध ग्रहण किया जाए, वो होती है प्रयोजनवती गौणी लक्षणा। गुण अथवा धर्म, दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है और गुण के आधार पर हमने देवदत्त के सीधेपन की बात को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो ये है प्रयोजनवती गौणी और उसके बाद जो है प्रयोजनवती शुद्धा, जहाँ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में समानता के अलावा
कोई अन्य संबंध हो वहां शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा होती है। आप फिर से देख लीजिए, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में समानता के अलावा कोई अन्य संबंध हो वहां शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण आपके सामने ही है कि गंगा में घर, वाक्य में गंगा और तट का निकट होने का संबंध है। हम बोलते गंगा में घर, अर्थात ये नहीं कि गंगा नदी के अंदर घर, पर सामने वाला जो सुनता है वो तुरंत समझ जाता है कि गंगा के तट पर घर। इसलिए यहाँ शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा है। हम तुरंत मान लेते हैं कि गंगा जो नदी है उसका जो तट है वहां पर घर स्थित है। तो ये है शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा, क्योंकि यहाँ पर सीधा व्याख्यात और लक्ष्यार्थ के अलावा कोई अन्य संबंध हो उसको ही हम शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। प्रयोजनवती गौणी लक्षणा के 3 उपभेद भी है। जैसे एक है प्रयोजनवती निरारोपा गौणी, दूसरा है प्रयोजनवती सारोपा गौणी और तीसरा है प्रयोजनवती सांध्यवसाना गौणी। मित्रों, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर क्या होगा मित्रों, मैं विशेष रूप से आपको परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न की बात करता हूँ। हर बार शब्द शक्ति का प्रश्न आएगा, लेकिन पूरी तरह से शब्द शक्ति का प्रश्न एक साथ नहीं पूछते। पूछा जाएगा तो पूछा जाए ऐसा कि शब्द शक्ति का स्वरूप समझाते हुए अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के भेद पर चर्चा की। 2 शब्द शक्ति आपको पूछ ली, एक अभिधा और दूसरी लक्षणा। तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना वो अलग से पूछी जाए, या इसी प्रश्न में अभिधा के स्थान पर व्यंजना और लक्षणा का भाव पूछा जाए, अथवा अभिधा और व्यंजना को भी पूछ सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक की चर्चा में मैं आपको ये बता रहा हूँ। आगे जो शब्द शक्ति है तीसरी, जो आपके कोर्स में हुए व्यंजना शब्द शक्ति, उसके ऊपर भी एक अलग से प्रश्न आता है, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति भी विशेष रूप से आपके कोर्स की तीसरी शब्द शक्ति। तो आइए हम उसकी भी चर्चा करते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, उसका उपयोग, उसका प्रयोग साहित्य में किस तरह से होता है। तो हम उसके बारे में भी चर्चा सुनते हैं।